हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पालमपुर की कहानी। और ये है आपके कोर्स में नया सब्जेक्ट जो जुड़ा है। 8th में आपके पास जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पर अब इकोनॉमिक्स आ गया। कोई डरने की बात नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे इस वीडियो को और फटाफट पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ने वाले हैं, लैंड इज़ फिक्स्ड। लैंड इज़ फिक्स्ड मतलब लैंड फिक्स्ड कैसे है, हाउ इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड, विल लैंड सस्टेन इन दिस। ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट में मैं इस चैप्टर के नोट शेयर कर दूंगा। अभी हम पढ़ाई शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो हम पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है चैप्टर के अंदर भी। इसके अंदर इंट्रोडक्शन दे रखा है और ओवरव्यू। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं फटाफट से। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर। ये 1 मार्कर में आ सकता है। 1 मार्कर में आ सकता है ये क्वेश्चन। वेयर इज पालमपुर। पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। वैसे ये उत्तर प्रदेश में बताया गया है। ये हाइपोथेटिकल विलेज है। कोई इंसान ढूंढने मत चले जाना इस विलेज को, कहीं ढूंढने लगे भाई पालमपुर आया नहीं, ये हाइपोथेटिकल है। तो पालमपुर अ वेल कनेक्टेड विलेज एंड टाउन रायगंज एंड शाहपुर। पालमपुर रायगंज और शाहपुर से वेल कनेक्टेड है, गुड कनेक्टिविटी है। एक रोड है एग्जाम्पल के लिए, ये इस रोड से वो रायगंज से भी कनेक्टेड है और शाहपुर से भी कनेक्टेड है पालमपुर। इस विलेज में 450 फैमिलीज रहती है इन टोटल। उसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जो मेजॉरिटी ऑफ विलेज के लैंड को रखती हैं। और 1/3 ऑफ पीपल यार शेड्यूल कास्ट मतलब दलित्स हैं, लोअर कास्ट के हैं, विच लिव इन कॉर्नर ऑफ द विलेज। वो कॉर्नर ऑफ द विलेज में रहते हैं। और ये चीज़ आप एक बार आप पाई चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं इस चीज़ को। और ये चीज़ बुक के अंदर लिखी है यहाँ पर 450 विलेज। तो आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं। पालमपुर के अंदर मेन एक्टिविटी है एग्रीकल्चर और उसके अंदर स्मॉल स्केल एक्टिविटी भी हैं, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा, लिमिटेड स्मॉल स्केल एक्टिविटी। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आ सकता है, नरेट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो 3 मार्कर हो सकता है। इसके लिए हम ये सब लिखने वाले हैं, वेल कनेक्टिविटी और क्या क्या है उस विलेज के अंदर, वो डेवलप कैसे है। तो वो डेवलप्ड इसलिए क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रेजेंट है, प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, एक हाई स्कूल भी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर भी है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर गवर्नमेंट के पास ओन है और प्राइवेट डिस्पेंसरी खुद से खोल रखी है। इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा है जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करता है, जैसे ट्यूबवेल्स। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड इज यूज टू वेरियस स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस में यूज होता है और ये इरिगेशन में यूज। तो पालमपुर, जैसे हम पालमपुर को ऐसे पढ़ेंगे जैसे ये पूरी कंट्री के बारे में बताया गया हो। हम इसको एज अ विलेज नहीं, एज अ कंट्री, कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, ऐसे लेकर पढ़ेंगे। और इस पूरे चैप्टर में पालमपुर के रिलेटेड ही है कि पालमपुर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। नरेट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एक क्वेश्चन आ सकता है। और अगला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट मतलब किस चीज़ का प्रोडक्शन, गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन दैट वी वांट, उस चीज़ का प्रोडक्शन। अब हमें प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल के 2 टाइप्स है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल। तो इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्कर, नहीं 4 या 5 मार्कर में आ सकता है।
ये क्वेश्चन, राइट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ऐसे करके। लैंड हमें ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को भी शुरू कर रहे हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर शुरू कर रहे हैं, तो आपको ज़मीन तो चाहिए ही होगी, एक कॉमन सेंस वाली बात है। लॉन्ग अलॉन्ग विद द अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स। ये लैंड ऐसी जगह आप बाय करेंगे जहाँ पे हर एक नेचुरल रिसोर्स मिल जाए, कि आपको जो जो चाहिए हर चीज़ मिल जाए आसपास, तो हम ऐसे ही बाय करेंगे। तो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी लेबर। अब लेबर हमें कैसे चाहिए होंगे? स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। हमें जैसे काम करवाना है, ईंटें उठवानी है, तो हमें अनएजुकेटेड लोग चलेंगे, लेकिन वो स्किल्ड होने चाहिए, मतलब उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो मतलब ईंट उठाकर बहुत मतलब इतना सारा काम कर सके, उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। पर जैसे कि अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो हमें अनस्किल्ड, कोई स्किल्ड नहीं है पर एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड चलेगा। तो ऐसे ही हमें चाहिए होता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क, वर्क के नेचर पे डिपेंड करता है ये चीज़। और ये कॉमन कॉमन क्वेश्चन भी आ सकते हैं 2 मार्कर के। फिजिकल कैपिटल पे तो शायद 3 मार्कर आ सकता है, क्योंकि फिजिकल कैपिटल को डिफाइन करना और उसके 2 टाइप्स। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। जो इनपुट फिजिकली, मतलब जो इंसानों के द्वारा फिजिकली इनपुट लगाए जाते हैं एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। आपको समझ आ रहा है अभी तक? तो इस वीडियो को लाइक कर दें। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, फिक्स्ड, इसका पहला टाइप है फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या आता है? जैसे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, ऐसी चीज़ें जो हम एक बार परचेज कर ले, बाय कर ले, तो वो फिक्स रहेंगी, हम मतलब दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपने खेती के लिए ट्रैक्टर बाय कर लिया, और या तो ऐसे मान लो डेयरी, आपने कोई डेयरी प्रोडक्ट की दुकान खरीदी, तो आपने एक दुकान बाय कर ली, तो दुकान से आपने काम चल, हाँ, तो ऐसी चीज़ें आप अगर बाय करोगे तो वो परमानेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो उन चीज़ों को हम फिक्स कैपिटल में लेंगे। वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होगी? हमें रॉ मटेरियल जो मनी से आएगा, हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा किसी को भी काम को शुरू करने के लिए। जैसे कि हम फार्मिंग में ले लेते हैं, हम फार्मिंग के एग्जांपल के साथ ही चल रहे हैं। तो फार्मिंग में हमें खरीदना पड़ेगा सीड्स एंड सीड्स, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा देना पड़ता है। लैंड अगर आपने किराए पे लिया है या फिर किसी भी चीज़ पे लिया है, तो आपको उसका खर्चा, मतलब खर्चा ज़रूरी है। और मनी इन हैंड तो आपको पता है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। अगला टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल, द नॉलेज ऑफ इंटरप्राइज इंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स में जो नॉलेज होती, जो हमारे पास नॉलेज होती है, जैसे ह्यूमन की नॉलेज के बिना कुछ काम हो नहीं सकता। जो हमारे पास नॉलेज होती है ह्यूमन बींग्स के पास, उसी से वो काम कर पाते हैं, उनको समझ है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ह्यूमन कैपिटल वो होती है जो ह्यूमन को नॉलेज नीड होती है, तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हमारा तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक था इसका और प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा टॉपिक है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है, लिमिटेशन ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स। जैसे कि अगर आपने लैंड बाय किया, तो वो लैंड तो फिक्स्ड ही रहेगा, वो ऐसे बढ़ थोड़ी जाएगा। तो उस लैंड की एक लिमिटेशन होती है। ये एक, मान लो, एक नेगेटिव पॉइंट है। लैंड लैंड फिक्स्ड होता है, ये एक चीज़ नेगेटिव है। फार्मिंग इन द मेन प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग इज़ अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी, आपको पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि फार्मिंग मेन है पालमपुर में। कॉन्स्ट्रेन ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर द कल्टिवेशन प्रैक्टिकली फिक्स। वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड है लैंड, एक लिमिटेशन है। कंस्ट्रेन मतलब लिमिट्स, कॉन्स्ट्रेन मतलब लिमिट्स। एक क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं इसके अंदर,
इज देयर वन कैन ग्रो फ्रॉम द सेम लैंड? इज देयर एनी वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? मतलब एक लैंड से और ज़्यादा ग्रो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। ऑल लैंड्स इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। हर एक लैंड कल्टिवेटेड है पालमपुर में। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। कोई भी लैंड बचा नहीं है। अगर हमें उसके अंदर से ज़्यादा ज़्यादा यील्ड या ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हमें इन ऐसे फार्मिंग करनी होगी, इन मेथड्स के थ्रू। जैसे रेनी सीज़न है, खारिफ सीज़न है। अब अगर रेनी सीज़न में हम करेंगे ज्वार एंड बाजरा, एक साल में अलग अलग क्रॉप सेम लैंड पे अगर हम ग्रो करेंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कमा पाएंगे। आप ही बताओ, अगर आप सेम ही लैंड पे सेम क्रॉप पूरे साल लगाओगे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, या अलग अलग मौसम में अलग अलग क्रॉप लगाओगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा? हाँ, अलग अलग मौसम में अलग अलग क्रॉप। तो रेनी सीज़न में खारिफ सीज़न को रेनी सीज़न में होता है खारिफ सीज़न, उसके अंदर ज्वार और बाजरा ग्रो की जाती है। राबी विंटर में वीट एंड मस्टर्ड ग्रो की जाती है। जैयद समर में वाटरमेलन और मस्क मेलन ग्रो किए जाते हैं। जैसे अब गर्मी का टाइम आ रहा है तो अब हमें वाटरमेलन खाने को मिलता है ना, तो समर के टाइम वाटरमेलन और मस्क मेलन जैसे क्रॉप ज़्यादा ग्रो होती है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज ऑल्सो डेवलप्ड टू शुगर केन विच हार्वेस्टेड वंस इन ईयर। अ पार्ट ऑफ लैंड, ये शुगर केन होती पालमपुर के अंदर जो शुगर केन है ना, वो पूरे साल के लिए ग्रो की जाती है, क्योंकि उससे उसको ये बेच देते हैं पालमपुर के लोग शाहपुर में। शाहपुर एक स्मॉल टाउन है जो जैसे पड़ोसी मान लो, नेबर टाउन है जो रायगंज मतलब पालमपुर के पास है, तो वो उसमें बेच देते हैं। और एज जैगरी, शुगर केन से जैगरी बना के भी बेच सकते हैं वो लोग। और अगर हमें और ज़्यादा एक ही लैंड पे और ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हम क्रॉप रोटेशन के यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछली क्लासेस में ये सब पढ़ा हुआ है। ये सेकंड क्लास में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, नहीं सेकंड नहीं सॉरी, फोर्थ क्लास में ये सब पढ़ते हैं। तो नाइन्थ क्लास में इसका डेवलप वर्जन है, समझ जाओ। क्रॉप रोटेशन, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन वन ईयर इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। डिफरेंट क्रॉप्स को एक साल में ग्रो किया जाए सेम लैंड पे तो उसको हम क्रॉप रोटेशन कहेंगे। क्रॉप रोटेशन तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल क्रॉपिंग हेल्प टू इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन, ये हमें हेल्प करता है फार्म प्रोडक्शन के लिए। टू ग्रो देन वन क्रॉप ऑन अ वन पीस ऑफ लैंड द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये सेम ही है क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग। आगे चलते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। जैसे सेम पीस ऑफ लैंड है, एक ही टाइम पीरियड पे, जैसे एक साइड पे वीट ग्रो कर दिया, एक साइड पे शुगर केन, तो आपका एक ही टाइम पे दो दो क्रॉप्स ग्रो हो रही है और दोनों जगह फ़ायदा हो रहा है, तो इससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन पा सकते हैं। तो ऐसे हम क्या नाम है, सेम लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, ये मेथड्स का यूज़ कर कर। आपको समझ ही आ रहा होगा। और इसके अंदर रोल ऑफ इरिगेशन भी होता है। जैसे अगर हम कोई क्रॉप उगा रहे हैं तो उसको पानी तो चाहिए होगा। तो पालमपुर तो एक वेल डेवलप्ड विलेज है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी से हम ट्यूबवेल चालू कर सकते हैं और ट्यूबवेल से हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो रोल ऑफ इरिगेशन भी एक बड़ी चीज़ है। मोर क्रॉप्स ग्रो इन राबी एंड जैयद। इरिगेशन, जैसे पहले के टाइम पे इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील्स यूज़ होते थे और उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो लोग क्या करते थे कि जो राबी और जैयद है उनको छोड़ के खारी, जो रेनी सीज़न में है ना, उनको मतलब रेनी सीज़न में ही ग्रो करते थे क्रॉप्स बस, क्योंकि उनके पास पानी की कोई मतलब सुविधा नहीं थी पानी डालने के लिए।
तो वो सिर्फ खारिश सीज़न में ग्रो करते थे, लेकिन अब बहुत सारी मशीनरीज और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे वो इरिगेशन कर सकते हैं, तो अब वो राबी और ज़ैद सीज़न में भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। वेल ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स वगैरह वगैरह आ गए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ये हिस्ट्री ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लेना। मैं आपको समझा देता हूँ मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता है। यूजिंग ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड, यील्ड मतलब प्रोडक्शन ऑफ किसी चीज़ का, मतलब लैंड के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना, उस चीज़ को हम यील्ड बोलते हैं। फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड से हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ। अब लोगों ने क्या किया, सीड्स के ऊपर केमिकल यूज़ कर कर HYV सीड्स बना दी जो ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इन चीज़ों का यूज़ करके मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न मशीनरी, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर यूज़ होते हैं। मॉडर्न फार्मिंग में ट्रैक्टर्स और थ्रेशर यूज़ होते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, इन लेट 1960s के टाइम पर फार्मर्स इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश HYV सीड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। इंक्रीज ऑफ यील्ड मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो HYV सीड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। पर क्वेश्चन ये उठता था कि पहले तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा इसके अंदर, राइट अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। और जब अगर हम ये इन केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी? नहीं। अगर आपको पता ही होगा फर्टिलाइज़र कितने हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए। सॉइल तो सस्टेन कर ही नहीं पाएगी, हमारी धरती माता सह ही नहीं पाएगी इतने ज़्यादा केमिकल्स को। जो नॉर्मली प्रोडक्शन आ रहा है उससे ही खुश रहना चाहिए फार्मर्स को, इतना ज़्यादा मतलब कुछ करना नहीं चाहिए। पर इन चीज़ों बने ही इसलिए हैं प्रोडक्शन के लिए, तो लोग यूज़ करते हैं, फिर बाद में उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिकेट किया जाता है मॉडर्न मेथड्स आर ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स। वाई? ये ओवर यूज करने से नेचुरल रिसोर्स, ओवर यूज से इन चीज़ों से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्या पड़ता है? लेस सॉइल फर्टिलिटी रह जाती है ज़्यादा यूज़ करने से फर्टिलाइज़र, और कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ वाटर से अनस्टेबल वाटर टेबल बनता है। अब वाटर टेबल जब हम नॉर्मली यूज़ करते थे, नॉर्मल चलते थे तो वाटर टेबल हाई रहता था, पर अगर हम मॉडर्न मेथड जैसे HYV सीड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसका ग्राफ डाउन जाने लगा, तो अनस्टेबल वाटर टेबल हो गया। इन्वायरमेंटल रिसोर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर बिल्ट अप ओवर द ईयर्स। अब ये इन्वायरमेंटल रिसोर्स को बनने में बहुत सारे साल लगते हैं, लैक्स ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, लेकिन ये ऐसे ही ख़राब कर देते हैं लोग इन चीज़ों का यूज़ करके। वी मस्ट टेकन केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर आर फ्यूचर। हमें इन्वायरमेंट की केयर करनी चाहिए हमारे फ्यूचर को देखते हुए। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन फार्मर। अब हमारा ये 6th टॉपिक है, सॉरी ये 5th टॉपिक है, 6th गलत लिखा हुआ है, ये हमारा 5th टॉपिक है। 4th टॉपिक के बाद 5th टॉपिक है हमारा। हाउ इज़ लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स के बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब पालमपुर के अंदर अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है। अपर कास्ट के पास ज़्यादा लैंड है। अब हम इस फोटो के थ्रू समझते हैं, जैसे लोअर कास्ट है उनके पास इतना इतना लैंड है, लेकिन अपर कास्ट के पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है। तो मतलब 1 2 3 4 21 22 23 24 लोगों के बराबर लगभग एक इंसान के पास लैंड है। तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि किसी के पास सम पीपल है, किसी के पास तो लैंड ही नहीं है, किसी के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है और किसी के पास ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड है। तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी ऑफ गोबिन की स्टोरी एक एग्जाम्पल है इसी चीज़ का। हम स्टोरी देखते हैं। हम एक चीज़ देखना भूल गए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो MCQ में आ सकती है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर थ्रू विलेज। हेक्टेयर एक सही यूनिट है जिससे वो लैंड को मेजर करते हैं और
कई जगह पे बीघा, गुनीठा एंड एक्सेट्रा कुछ और भी बोला जाता है, तो इन चीज़ों का आप याद रखना। तो अब हम स्टोरी ऑफ गोविंद पढ़ते हैं। इन स्टोरी ऑफ गोविंद, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. गोविंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर लार्जली, मतलब जिसके पास लैंड था, अनइरिगेटेड था, जिसमें पानी नहीं दिया हुआ था, सूखा हुआ लैंड था। विच द हेल्प ऑफ हिज 3 sons गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। इसने अपने 3 बेटों की मदद से अपने लैंड को कल्टीवेट किया। थ्रू दे डिडेंट लीव वेरी कंफर्टेबली, इससे ये कंफर्टेबल रह नहीं पाए। द फैमिली मैनेज्ड टू फीड इट सेल्फ विद अ लिटल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली पोसीडेड। वो अपनी एक बफेलो थी, उसके दूध को बेच कर उसके पास एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स था, पर वो काफ़ी नहीं था। जब गोविंद की डेथ हो गई तो उसका जो लैंड था वो उसके 3 बेटों के पास बट गया। 0.75 हेक्टेयर एक बेटे के पास था, तो सबके पास एक एक लैंड हो गया। इम्प्रूव इरिगेशन था, लेकिन सब कुछ था, लेकिन इससे उनका इतना पैसा नहीं आ पाता था जिससे वो अपनी फैमिली को मैनेज कर पाए। तो उनने कोई और वर्क, एडिशनल वर्क करने की करा ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ ईयर। तो इससे समझ आता है कि लैंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, मैंने ऊपर का बता दिया है, आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है। ये स्टोरी MCQs में से आ सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसी स्टोरीज से। इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज है चैप्टर के अंदर, आप ध्यान से पढ़ना। टॉपिक 6 और क्वेश्चन नंबर 10, हु विल प्रोवाइड द लैंड लेबर। कौन हमें लेबर प्रोवाइड कराएगा, लेबर कौन हमें प्रोवाइड कराएगा। तो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एक और। हमने अभी लैंड के बारे में बात करी और अब हम लेबर के बारे में बात करेंगे। तो लेबर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं और मीडियम एंड लार्ज फार्मर होते हैं। अब लेबर कौन है और कहाँ से आते हैं। एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, लेबर कौन है और कहाँ से आते हैं। लेबर वो काम करने वाले होते हैं, जैसे कि काम करने वाला इंसान जो प्रोड्यूस कर रहा हो। अब आप ये मत समझना कि छोटे मोटे काम करने वाले नौकर ये सब, इन सबको लेबर बोलते हैं, नहीं। हम भी लेबर हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं मनी को। हर एक चीज़ लेबर है, टीचर भी एक लेबर है, हमें हर चीज़ लेबर है। मतलब जो काम कर रही है और प्रोड्यूस कर रही है उसको हम लेबर ही कहेंगे। और स्मॉल फार्मर दे अलॉन्ग विद द फैमिलीज कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड्स। स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ उनके पास छोटा खेत होता है, उसको फील्ड करके उसको कल्टीवेट करके अपना गुजारा कर लेते हैं। और मीडियम और लार्ज फार्मर क्या करते हैं, वो अपने लिए लेबर्स हायर करते हैं जो उनको क्रॉप कल्टीवेट करके देते हैं, वो थोड़ा सा पैसा उनको दे देते हैं, इससे उनका फ़ायदा हो जाता है। तो ये करते हैं। सिचुएशन ऑफ स्टोरी, द दाला एंड रामकली। तो दाला और रामकली की इसका एक एग्जाम्पल है स्टोरी का। तो हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर इंटरेस्टिंग है। तो इसमें 2 कैरेक्टर हैं, दला और रामकली। ये रामकली है और ये दला है। तो दाला कहता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज। इन दिनों काम पाना बहुत मुश्किल है। ओनली द लार्ज फार्मर हायर अस। कोई लार्ज, मतलब जिनके पास कोई बहुत बड़ा खेत है, वही हमें हायर करते हैं काम के लिए। एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। इनके लिए ये बहुत कम काम है, बहुत कम दिनों के लिए चलता है। और इसमें रामकली कह रही है, गया शाम द लार्ज फार्मर हैज़ जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in whole year. इनको काम बहुत कम मिलता था, कुछ दिनों के लिए ही मिलता था और उनको फिर भेज दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, तो इनको काम नहीं मिलता था।
अब इसमें दला कहता है वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लोइंग हार्वेस्ट, इनके पास ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग थ्रेशर है, और इवन फॉर रिमूविंग वीड्स के लिए भी उनके पास वीडिसाइड्स हैं, स्प्रे वीडिसाइड्स भी हैं। तो इसमें रामकली कहती है दिस ईयर आई विल हैव टू लुक वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। रामकली सोच रही है कि फार्मिंग छोड़कर ब्रिक मेकिंग में लग जाए, जो स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ में आता है। ब्रिक मेकिंग में, बिल्डिंग मेकिंग में रामकली जाने की सोच रही है। आई ओए ओन I owe the local money lender rupees 2000. I had taken 1000 last summer when no work was available in the fields. How will I ever repay? इनके पास पैसे नहीं होते थे, वो मनी लेंडर से उधार लेते थे पर चुका नहीं पाते थे, जिससे इनके छोटे खेत भी चले जाते थे इनके हाथ से। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू द पास्ट डिबेट द मनी लेंडर रिफ्यूज़ टू गिव मनी। इसको रामकली को कुछ दिनों पहले उसने एक मनी लेंडर से बात करने की कोशिश करी पर उसने मनी नहीं दी। तो उनसे क्या पता चलता कि छोटे फार्मर्स की हालत बहुत ख़राब है, उनको कोई हायर नहीं करता, मतलब ये सब पता चलता है। इसके बारे में ये एग्जाम्पल है। तो हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। हमें कैपिटल तो चाहिए होता है, पैसा तो चाहिए होता है फार्मिंग में। खसाई, अब इनके पास पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? मॉडर्न फार्मिंग में क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती है, बहुत मुश्किल होता है पाना। वेयर डज द कैपिटल कम फ्रॉम? इनका स्मॉल फार्मर्स तो क्या करते हैं, वो मनी लेंडर से बोरो करते हैं। पर ये क्वेश्चन उठता है ये अच्छा है या बुरा? तो ये कुछ केसेस में अच्छा हो सकता है कि अगर वो क्या करे कि पैसा लेकर अच्छा पैसा कमाकर उसका पैसा चुका दे और खुद का भी काम बन जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनको वो पैसा ना कमा पाए और चुका भी ना पाए। तो ये एक तरीके से बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। इसको हम एक स्टोरी से समझेंगे, स्टोरी ऑफ सविता। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। उसने सोचा कि वो 1 हेक्टेयर लैंड की वीट कल्टिवेट कर दे। बिसाइड द सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शी नीड्स टू कैश टू बाय और वाटर एंड रिपेयर हर। इसके पास पैसे नहीं थे तो उसने पैसे उधार करने की सोची। शी एस्टिमेट दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड बी कॉस्ट मिनिमम 3000 लगेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए। तो शी डजेंट हैव मनी सो शी डिसाइडेड टू बोरो द तेजपाल सिंह अ लार्ज फार्मर। तेजपाल सिंह ये एक ट्रेडर, मान लो ट्रेडर से भी ये पैसे बोरो कर लेते थे। तो तेजपाल एग्रीज टू गिव सविता इंटरेस्ट रेट पर 25% और 4 मंथ्स के लिए ऐसे इंटरेस्ट रेट पर इसको दिया, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, वो बहुत ज़्यादा था। पर सविता ऑल्सो हैज़ प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्मर लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन ₹100 पर डे। उसने 100 रुपये हर दिन कमाने की सोची। एज यू कैन टेल दीज वेज इज़ क्वाइट लो, पर ये लो थे, कम था। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट द हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क फार्म लेबर्स फॉर तेजपाल सिंह। उसको तेजपाल सिंह के लिए भी काम करना पड़ता था क्योंकि वो पैसे चुकाना उसको मुश्किल हो रहा था। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी एज अ मदर 3, उसके 3 बच्चे थे। शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास घर का काम बहुत सारा था। सविता एग्रीज टू टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर। वो लोन चुकाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मतलब इसने लोन लिया लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल हो गया। इस स्टोरी में इसी चीज़ स्मॉल फार्मर के बारे में बताया गया है। ये भी एक केस स्टडी क्वेश्चन हो सकता है। मीडियम और लार्ज फार्मर देयर ओन सेविंग, उनके पास सेविंग होती थी मीडियम और लार्ज फार्मर के पास। फ्रॉम फार्मिंग दे यूज़ दैट इन कैपिटल टू रिक्वायर, उनको जो कैपिटल चाहिए होती थी वो सेविंग्स का यूज़ कर ले लेते थे।
हमारा टॉपिक नंबर 9 नहीं 8 है सेल ऑफ सरप्लस फार्मिंग। सरप्लस आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज सरप्लस, द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट इट इज एक्सेस। हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि जब उनका हम वो ग्रेन बेच भी देते हैं, खा भी लेते हैं, जब भी बच जाता है उसको एक्सेस मतलब बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाता है, उसको हम सरप्लस कहते हैं। हम इसको सविता और गोबिंदसन की स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं। स्मॉल हैव लिटिल सरप्लस दे सोल्ड, एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ तेजपाल। इनके पास बहुत कम सरप्लस होता है और बड़े फार्मर्स के पास बहुत सारा सरप्लस होता है, तो ये तो अपना सरप्लस सोल्ड कर देते हैं और अपने घर के कामों में यूज़ कर लेते हैं। हम स्टोरी ऑफ तेजपाल सिंह के से रिलेट कर सकते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 9 है जिसके ऊपर मैंने 10 लिखा हुआ है, ये मैं आपको खुद पढ़ाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती हैं जैसे डेयरी, वो होता है ना परचून की दुकान, और क्या नाम है, नॉर्मल स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़, बिल्डिंग जो बनाते हैं मज़दूर, वो बिल्डिंग मेकिंग वाला चीज़, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये स्मॉल स्केल एक्टिविटी बेटर है हमारी लार्ज फार्मिंग से? तो हाँ, क्योंकि फार्मिंग में लैंड ना फिक्स्ड होता है, और हम इसके अंदर लैंड फिक्स नहीं होता, हम इसको कितना भी बाय कर सकते हैं, और इसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनके पास, क्योंकि ये नई चीज़ है। अब जैसे कोई नई चीज़ होती है, हमें लोगों को देखने का मन करता है ना, तो और ये कम चीज़ें हैं, कम कंपटीशन है, लेस कंपटीशन है इन लोगों के पास, तो इनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। पर फार्मर्स के पास बहुत सारा कंपटीशन है, इनके लिए लार्ज प्रोडक्शन होता है। इनका लैंड फिक्स्ड भी नहीं होता, इनका लैंड फिक्स्ड होता है। हम लिख देते हैं लेस कंपटीशन, नॉट लैंड फिक्स, लेस कंपटीशन, और उसके अपोजिट में लैंड फिक्स्ड होता है और कंपटीशन भी हाई होता है। तो इसलिए हम एक तरीके से स्मॉल स्केल एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बेटर है फार्मिंग एक्टिविटी से। ये जो बीच बीच में ब्लू बॉक्सेस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये स्टोरीज़ हैं, इन सब को समरी वगैरह को सबको आपको रीड करना है, ये आपका आज का होमवर्क है। और आपको बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चन करने हैं, फार्मिंग इन पालमपुर, ये सब आपको सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अगर सारे चैप्टर्स, हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको मैं आंसर के थ्रू दे दूँगा, और वैसे आपको मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ, तो आप ये नोट्स वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। इन नोट्स को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। और अगर आपको ये समझ आ गया हो चैप्टर, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा आपके लिए वीडियोस लाने के लिए। तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट्स लिख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगला वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय गाइस।